गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सिग्मा गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज से हम लोग अपना लेवल 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। मैंने आपको कल की क्लास में, यानी इससे जो पहली क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास से हम लोग एक क्लास में 20 क्वेश्चन का सेट करेंगे और उसको हमने नाम दिया है लेवल 2। लेवल 2 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होंगे, बस क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे। कुछ क्वेश्चंस मेंस लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चंस प्री लेवल के होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन बच्चों जो होंगे वो थोड़े से मिक्स होंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी होंगे, यानी कि कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो बच्चों आज से हम अपना लेवल 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का सिग्मा गुरुकुल पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि लेवल 2 में हम लोग क्या नया सीखेंगे। वही मैथ्स होगा, वही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों आप लोग हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ जाइए और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हम लोग धीरे धीरे अब हम लेवल 2 के 10 सेट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे लेवल 3 पे। और लेवल 3 को मैं ये बोल सकता हूं कि वो क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग होंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने पहले 15 सेट थोड़े से नॉर्मल किए, अब हम 10 सेट थोड़ा सा एक लेवल हल्का सा ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद हम एक और लेवल पढ़ेंगे, वहां पर थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए बच्चों इसी के साथ शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। देयर आर 3 टैप्स, 3 नल है जिनका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स। यानी 3 टैप है, 3 नल है जिनका डायमीटर हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और ये जो पानी एक टंकी में डालते हैं, यानी इनकी जो एफिशिएंसी है वो इनके डायमीटर का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है? डायमीटर जैसे आपको गिवन है, तीन टैप है, मान लेते हैं ए बी सी। अब इनके डायमीटर हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? ये जो पानी किसी टंकी में डालते हैं वो पानी का जो फ्लो है वो इनके डायमीटर का स्क्वायर है। अब डायमीटर का स्क्वायर यानी कि अगर इसका डायमीटर 2 है तो ये 4 लीटर पानी टंकी में डाल सकता है 1 घंटे में। तो ये इनकी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। ये 9 लीटर पानी डाल सकता है और ये 16 लीटर, ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आगे हमें गिवन है द बिगेस्ट टैप, जो सबसे बड़ा नल है, कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट्स। देखिए क्या गिवन है कि जो सबसे बड़ा टैप है, अब सीधी सी बात है सबसे बड़ा टैप यही होगा। क्यों? क्योंकि ये 16 लीटर पानी टंकी में डाल सकता है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वर्क या कैपेसिटी ऑफ द टैंक। वर्क को हम लोग कैपेसिटी ऑफ द टैंक भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये तो आ गया वर्क। अब क्या बोलता है? इफ ऑल द टैप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, अगर सभी टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए, देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू बी फिल्ड। अगर अकेला ये भरता है तो 81 मिनट लगते हैं। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये आ गया वर्क या फिर कैपेसिटी ऑफ द टैंक। और अगर तीनों मिलकर भरेंगे तो 16 और 9 25 और 4 29, ये अपना आंसर आ जाएगा। टोटल इतना टाइम लगेगा। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। हर ऑप्शन में देखिए क्या है? 29। तो लेवल 2 का यही मतलब है कि क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए 81 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप 16 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 16 इंटू 8 कितना होता है? 16 इंटू 8 हो जाएगा 128, यानी कि 1280। और इसमें 16 और जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 1296 डिवाइडेड बाय 29। अब इसको आप करेंगे तो ये देखिए 4 पे जा रहा है और इतनी हेल्प हो जाएगी कि 4 वाला एक ही ऑप्शन है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 20/29। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, तीनों का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब उनके जो नल है उनके मुंह की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और ये जो पानी टंकी में डालते हैं वो डालते हैं अपने डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का वर्ग। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और जो सबसे बड़ा टैप है, अब जिसका डायमीटर सबसे बड़ा, वो नल भी सबसे बड़ा होगा, वो टंकी को अकेला भरने में 81 मिनट लेता है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये आ गया टंकी की कैपेसिटी या टोटल वर्क। और टोटल वर्क को अगर तीनों मिलके करेंगे तो ये टाइम लगेगा। बाकी कैलकुलेशन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are respectively 10% and 25% more than a third number। देखिए एक नंबर है थर्ड नंबर को मान लेते हैं 100। अब 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से 10% और 25% ज्यादा है, तो ये 10% ज्यादा होगा, 110 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का रेशियो हमें निकालना है। 5 से कैंसिल करेंगे, 22:25। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे और कुछ प्री लेवल के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पर हर सेट में 4-5 बातें आपको नई सीखने को मिलेगी। यही है लेवल 2 का मतलब असली। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, A, B and C did certain investment and their ratio of their time periods is 3:7 and ratio of their profits is 4:14। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, ये है पार्टनरशिप का सवाल। और पार्टनरशिप में आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस ये चीज याद रखना, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 3 लोग हैं A, B, C, उनका प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 4:3:14, और तीनों ने जितने टाइम के लिए बिजनेस में पैसा लगाया, टाइम पीरियड का रेशियो भी गिवन है 3:7। और हमें क्या निकालना है, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो या इनकी कैपिटल का रेशियो। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। तो बच्चों अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दो। तो यानी कि इनको आप ऐसे लिख दें, प्रॉफिट अपॉन टाइम ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब आप सिंपल एलसीएम से भी निकालेंगे तो 42 एलसीएम आ जाएगा। 3 से 14 गुणा तो 14 इंटू 4 56, ये आ जाएगा 21 गुणा यानी कि 63, और ये आ जाएगा 6 गुणा यानी 84। 7 से कैंसिल हो रहे हैं तीनों, तो आंसर आ जाएगा 8:9:12। तो पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के सवाल में आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किस तरीके से आपस में डिवाइड करते हैं जो भी पार्टनर्स होते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि कितना पैसा लगाया आपने और कितने टाइम के लिए लगाया, उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और टाइम का रेशियो गिवन था, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछा हुआ था, तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अब तक ये क्वेश्चन पहले नहीं आया था, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो बस इस चीज को यूज करना है। ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे सवाल इसी की हेल्प से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए बाइक इज सोल्ड फॉर ₹87,500 बाय अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 44%, फाइंड द एमआरपी। ये तो इजी क्वेश्चन आ गया। एक बाइक को 87,500 में बेचा गया और डिस्काउंट दिया कितना, 44% का। अगर 44% का डिस्काउंट दिया तो बच्चों लिया कितना है, 56%। भाई बाइक कितने में बिकी है, 87,500, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 44 का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 56। एमआरपी निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये जाएगा 4 से 14 और 2 1 8 7 5, फिर ये जाएगा 2 से 7 50। अब 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3
और 1 7 दूनी 14, बच गया 3 5, 3125 इंटू 50, तो 15 3 75, ये आपका 156,250, ये आंसर आ जाएगा 1,56,250 इज योर आंसर। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि एक बाइक को इतने रुपए में बेचा गया, 44 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 56, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 87,500 अपॉन 56, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, और यही 100% को मैं क्या मान के चल रहा हूं, एमआरपी। तो आपका एमआरपी आ जाएगा 1,56,250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स सच दैट ए बी इज 9। देखिए 3 पॉइंट है ए बी सी जिसमें ए बी 9 है, बी सी आपको गिवन है 11 और ए सी गिवन है 20 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी। देखिए ए बी सी 3 पॉइंट है। अब बच्चों ये ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि हमें ए बी गिवन है कितना 9, ये 11 और ये 20। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि कोई ट्रायंगल तभी बनता है जब दो साइड का टोटल तीसरी साइड से बड़ा हो और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम हो। अब यहां पर देखिए इन दोनों साइड का टोटल तीसरी साइड के इक्वल है, तो मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो सर्कल भी नहीं बनेगा, आंसर आ जाएगा 0। यानी कि एक भी सर्कल इन तीनों पॉइंट को टच नहीं कर सकता क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल ही नहीं बनाएंगे, और जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो तीनों पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा, तो आंसर होगा 0 सर्कल्स। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। देखिए एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, एक ग्लास के जार में 4 तरह की बॉल्स हैं, अगर एक बॉल उसमें से निकाली जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक और ब्लू होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। यानी अगर हम कहीं से कोई चीज निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि ये निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में आप लोग डाइस फेंकते हो, उस डाइस पे 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब डाइस जब आप फेंकते हो तो आपको एक उम्मीद होती है कि 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन आपको पक्का नहीं पता होता, तो इसी को बोलते हैं संभावना कि 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और ऊपर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, जो हम फेंकते हैं और फेंकने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस जब हम लोग फेंकेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इवेंट पॉसिबल हैं। अब 6 में से अगर 3 आया तो ये एक इवेंट है, और टोटल कितने इवेंट हो सकते थे, 6। अब यहां देखिए टोटल कितनी बॉल्स हैं, 6 और 8 14 और 4 18 और 3 21, तो टोटल गेंद हमारे पास कितनी है, 21। अब 21 में से पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल या तो ब्लैक होगी या ब्लू होगी। अब ब्लैक बॉल कितनी है, 8, और ब्लू बॉल है 3। अब देखिए 8 गेंद तो उसमें ब्लैक है और 3 गेंद ब्लू है। अब उस 8 में से कोई सी भी आ सकती है और वो 3 में से भी कोई सी भी आ सकती है, तो इसका मतलब 11 गेंद में से कोई सी भी आ सकती है, तो अपना आंसर हो जाएगा 11/21। भाई फेवरेबल का मतलब क्या है, जो 8 गेंद हैं ब्लैक उनमें से कोई भी आ जाए तो वो 8 की 8 मेरे लिए फेवरेबल है, और जो बाकी 3 ब्लू हैं वो भी 3 मेरे लिए फेवरेबल है, 3 में से कोई सी भी आ जाए तो वो जो 8 और 3 11 गेंद है वो 11 की 11 मेरे लिए फेवरेबल है। 11 में से कोई भी एक आएगी तो मेरा काम हो जाएगा, तो आंसर होता है फेवरेबल। फेवरेबल में वो एक नहीं आएगी, जितनी फेवरेबल है 8 ब्लैक और 3 ब्लू, तो टोटल 11 गेंद में से मुझे कोई भी चलेगी, तो आंसर होगा 11/21 के। टोटल तो 21 गेंद है, 21 में से 11 गेंद ऐसी है जिसमें से कोई भी आएगी तो मेरा काम चल जाएगा। तो यही प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी में आगे और भी क्वेश्चन आएंगे और मैं धीरे धीरे करके आपको प्रोबेबिलिटी की और बातें भी बताता जाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है बच्चों, साथ में आपको मैं एक चीज और बता दूं, 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो एसएससी वाले या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे उनको थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। इनफैक्ट 2 नहीं 3 ऐसे चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और तीसरा स्टेटिस्टिक्स। तो बच्चों के कहने पर ही हमारा जो अपना ऑफलाइन सेंटर है सिग्मा गुरुकुल, जो कि नजफगढ़, नई दिल्ली नजफगढ़ में हमारा ऑफलाइन सेंटर है बच्चों, सिग्मा गुरुकुल। आप लोग अगर जो ऑनलाइन हम लोगों से पढ़ते हैं, अगर आप कभी भी हमसे मिलना चाहें या आप कोई बात करना चाहें तो आप लोग नजफगढ़ हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी मिल सकते हैं। नई दिल्ली नजफगढ़ थाना रोड पे हमारी एकेडमी है सिग्मा गुरुकुल के नाम से। तो बच्चों, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन लोगों की एक डिमांड आई कि 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो जनरली कोचिंग्स में थोड़ा सा या तो कम पढ़ाए जाते हैं या नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि पहले ये चैप्टर्स नहीं आया करते थे। तो अभी ये चैप्टर आने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3 क्लासेस आपको दूंगा, जिसमें एक क्लास में मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, एक में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और एक में स्टेटिस्टिक्स। ये 3 क्लास बहुत जल्दी आपके एग्जाम से पहले ही मैं आपको दूंगा, ताकि एग्जाम में अगर प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको कर पाए। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। आपको चैप्टर वाइज भी 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़े से कम पूछे जाते हैं, तो बच्चे कई बार उनको पढ़ के नहीं जाते, तो वो चैप्टर्स मैं आपको कराऊंगा और आप फिर एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना आता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखिए बहुत आसान, आप जानते हैं सभी एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर। ठीक है, अब हमें पहले 5 नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालना है। पहले तो क्यूब्स का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 5 नंबर है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 और 1 6, तो 5 इंटू 6 बटा 2 और इसका स्क्वायर 30 बटा 2 ये 15, 15 का स्क्वायर आ गया 225। हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है? सम, जो कि 225 आया, और नंबर टोटल कितने हैं? 5, कैंसिल कर दीजिए, 45 इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों स्क्वायर, क्यूब और बेसिक सीरीज, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। स्क्वायर्स, क्यूब्स और बेसिक जो आपकी नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं, इनके अपने फॉर्मूले हैं एन वाले। ठीक है ना। चलिए, अब फॉर्मूले पर बात आई तो मैं आपको 3 नहीं, मैं आपको 4 क्लासेस दूंगा। एक ऐसी भी क्लास आपको पढ़ाऊंगा जिसमें मैं केवल आपको जो पूरे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये फॉर्मूले हर जगह किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन सारे एक जगह नहीं लिखे होते, अलग अलग चैप्टर्स में पूरी किताब आपको खोल के पढ़नी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में मैथमेटिक्स में ऐसे फॉर्मूले जो डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, तो वो फॉर्मूले का मैं एक बना के पूरी क्लास आपके साथ शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए, यदि ब्याज कैसे लगे? अर्धवार्षिक। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000, 20% रेट है और 1 साल का टाइम है। तो 1 साल का टाइम और 20% का रेट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक वर्ड हाफ ईयरली, या इसको बोलते हैं अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली में क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन में जो भी रेट है वो आधा हो जाता है, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा? 10%, ये तो रेट होगा। और टाइम का हो जाता है डबल, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/1, यानी कि टाइम हम लेंगे 2। ठीक है, अब ध्यान देना, 10% रेट है यानी कि 1/10। इसका यह मतलब हुआ कि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। रेट क्या कहता है? रेट में नीचे वाला पार्ट होता है प्रिंसिपल और ऊपर वाला पार्ट होता है ब्याज। तो आपको 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 रुपए कितने हो जाएंगे? 11। और ऐसा 2 बार, 2 साल है ना, मतलब 2 साल नहीं है, 2 हाफ ईयर हैं, तो फिर से आपको 10 पे 11। ये बड़ा आसान तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। रेट हो गया 1/10। अगर 2 साल है तो 2 बार लिख दीजिए, 3 साल है तो 3 बार लिख देना, 4 साल है तो 4 बार लिख देना। तो 10 से 11, 10 से 11 इसको गुणा कर दो, तो ये आ गया 100।
121। अब ध्यान देना, ये 121 अमाउंट होता है, ये 100 प्रिंसिपल है, और इन दोनों का गैप जो कितना होगा 21, ये होता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल गिवन है 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू हमें गिवन है 8000, तो यहां से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू आ गई 80। हमें निकालना है ब्याज कितना होगा, ब्याज 21 है, तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 इंटू 80 यानी कि 1680 रुपए। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। रेट को फ्रैक्शन में बदलिए, फिर 10 रुपए पे 1 रुपए ऊपर वाला ब्याज होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल। 10 रुपए पे अगर 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो 11 हो जाएंगे। अगर टाइम 2 है तो इसको एक बार और लिख लेना, टाइम 3 होता एक बार और लिख देते। ठीक है, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और प्रिंसिपल और अमाउंट का गैप क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमें गिवन था, यानी कि 100 की वैल्यू 8000, 1 की वैल्यू 80 और 21 हमारा ब्याज है, तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1680 रुपए। बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं सीआई का, और बहुत तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, लेकिन ये काफी इजी है। और ये सब तो मैंने सिर्फ लिखा है, आपको करना तो बस इतना ही है, पेपर में तो यही करके आना है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बास्केट कंटेन्स 350 eggs, 12% of the eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? वेरी इजी क्वेश्चन। एक बास्केट में 350 एग है, जिसमें से 12% खराब हो गए। अब 350 का 12% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, 7 और 6, 42। तो 350 में से 42 अंडे खराब हो गए, तो कितने बचे, 308। इनको हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ए सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल इसकी चारों साइड को टच करता है, तो मान लेते हैं ये है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब हमें गिवन है AB 18, BC 21। ए सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन नहीं है। एक मिनट, थोड़ा सा बच्चों, हमने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एक्चुअली सर्कल अंदर है, क्वाड्रिलेटरल बाहर है। क्वाड्रिलेटरल बाहर है और सर्कल अंदर है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। गिवन है ए सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स, हमने वर्टेक्स ले लिया तो ये फिगर बनेगी। अब इसमें हमें गिवन है ABCD, AB 18, BC 21, AD गिवन है 15 और CD आपको निकालना है। तो ये तो सीधा फॉर्मूला है बच्चों, जब एक सर्कल अंदर है, बाहर उसके क्वाड्रिलेटरल है, तो आप एक पॉइंट याद रखना, AB प्लस जो अपोजिट साइड का सम है वो इक्वल होता है, तो AB प्लस CD इक्वल होगा BC प्लस AD के। ठीक है, AB 18 है, CD आपको निकालना है, BC 21 और 15, 21 और 15 हो गया, 36 में से 18 गया, तो 18 हमारा आंसर आ गया। तो ये तो सीधा बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल हो और सर्कल क्वाड्रिलेटर की चारों साइड को टच करता हो, तो बच्चों याद रखना ऑपोजिट साइड्स का सम बाकी दोनों ऑपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होता है। यहां से डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। देखिए एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसको एक क्यूब में से निकाला गया है। अब ये आपका क्यूब है, ठीक है, इसमें से एक स्फीयर निकाला गया है, तो स्फीयर पूरा इसके अंदर फिट है। अब याद रखिए जब एक क्यूब के अंदर एक स्फीयर होता है तो क्यूब की साइड ऑफ क्यूब इक्वल होती है किसके, डायमीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो
21 सेंटीमीटर है। ये क्यूब का साइड है और स्फेयर की क्या होगी, डायमीटर। अब हमें स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 और अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस हो जाएगी 21 की आधी यानी 21/2। इसको बस हमें सॉल्व करना है। 2 × 2 4 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11, 7 से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम आ जाएगा 11 × 441 और 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 को 4 के साथ जोड़ देंगे 5, फिर 4 को 4 से जोड़ देंगे 8 और फिर लास्ट वाला 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4851। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहां पर आपको क्या याद रखना था, ये कि जब एक क्यूब में से एक स्फेयर निकालते हैं तो क्यूब की साइड और स्फेयर का डायमीटर इक्वल होता है। डायमीटर की जरूरत नहीं थी, रेडियस की जरूरत थी, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया। 1681 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए। 41 का स्क्वायर होता है, तो √8 + 41 49 और √49 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ये बहुत ही आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर जल्दबाजी में गलत करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन दिए ही इसलिए जाते हैं कि आपको सोचे ये तो बहुत इजी है, इसमें प्लस माइनस ब्रैकेट्स इनमें बहुत मिस्टेक होती है। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लेना, आराम से सॉल्व करना। सबसे पहले आपको पता है सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब देखिए ये 25 है, ये भी 25 है, तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 30 - 40 माइनस ये तो 0 हो गया, तो -56 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 30 - -16 माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 16 46 हमारा आंसर। वैसे ये क्वेश्चन इसने काफी छोटा दिया, बोर्ड मास का क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा आता है, तो आप बोर्ड मास को याद रखना। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ और ब्रैकेट्स, ये 6 चीजें होती हैं, तो ब्रैकेट को भी ध्यान से सॉल्व करना। बाकी थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है क्वेश्चन में, ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी को ये क्वेश्चन आता ना हो, टाइमली सॉल्व करना है और प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉइज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। देखिए 2 लोगों की इनकम का रेशियो गिवन है, ए और बी की इनकम का रेशियो है 7:4 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 3:1 और साथ में इनकी सेविंग भी गिवन है। दोनों के दोनों 4800 रुपीज बचाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, 3 × 4 हो गया 12 और 1 × 7 हो गया 7। अब 7 और 12 में गैप है 5 का। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आए जिसमें 2 रेशियो गिवन है, एक पैसे गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर जो गैप आएगा उसको लिख लेंगे और नीचे जो गैप आएगा उसको लिख लेंगे। अब 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 14400 और 1 से करेंगे तो 4800 और यहां से गैप कितना आ गया 9600 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों गैप आपस में इक्वल होंगे। 5 की वैल्यू 9600, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1920 1920 और किसकी वैल्यू निकालनी है, इनकम, यानी कि 7 और 11 दोनों की इनकम का सम निकालना है। 1 की वैल्यू 1920, 11 की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो 1920 से। अब अगेन 0, फिर 192 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 2, 2 और 9 11, 1 और 1 2 और ये आ जाएगा 21120 और 1 आएगा बच्चों यहां पर, आ जाएगा 21120। तो एक तो ये तरीका है कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में आपको 2 रेशियो गिवन है और एक पैसे गिवन है सेविंग्स, तो एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला गैप निकाल लें, नीचे वाला गैप निकाल ले, दोनों गैप को इक्वल कर दे, 1 की वैल्यू आ गई, इनकम निकालनी थी दोनों का सम। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आप इनकम को मान ले 7x और 4x। अब इनकम में से क्या माइनस कर दे, सेविंग, सेविंग दोनों की बराबर है और इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर, उसका रेशियो हमें गिवन है 3/1।
यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1920, ठीक है, और 7x और 4x दोनों की इनकम का सम निकालना है, यानी 11x की वैल्यू 11 इंटू 1920, तो अपना आंसर वही आएगा 21,100। तो जिसको लगे कि सर ये ट्रिक मुझे नहीं याद रहेगी, तो ये क्वेश्चन बेसिक से भी बहुत आसान है। एक की इनकम को 7x मान लिया, एक की इनकम को 4x मान लिया, सेविंग माइनस कर दी, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, और बस उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें। चलिए नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस अगर कम होगी तो जो फर्क पड़ेगा वो यहीं से पड़ेगा। इसका मतलब ये एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज का क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई चीज परसेंटेज में 2 बार इंक्रीज होती है तो टोटल इंक्रीज कितना होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है टोटल इंक्रीज। और अगर कोई चीज 2 बार डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो टोटल डिक्रीज होगा माइनस ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहां पर ये लगाएंगे हम लोग, रेडियस 48% कम हो गई, तो यानी कि माइनस 48 और प्लस 48 इंटू 48 अपॉन 100। अब बच्चों 48 का स्क्वायर होता है 2304, ये आ जाएगा माइनस 96 प्लस 23.04। इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 6 9 और 5 में से 3 गया 2, 72 माइनस का, तो आंसर आ जाएगा 72.96 डिक्रीज। तो किसी भी चीज को अगर 2 बार बढ़ाया जाए तो टोटल वो इतनी इंक्रीज हो जाती है, और अगर 2 बार कम किया जाए तो वो इतनी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज का क्वेश्चन था, तो ये अपना आंसर आ गया। दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना, आते रहते हैं ये एग्जाम में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10। देखिए 2 नंबर का HCF गिवन है 10, तो एक नंबर हो जाएगा 10x और एक नंबर को हम मान लेंगे 10y, और इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, यानी 10x इंटू 10y इज 1500। जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इसका मतलब x इंटू वाई हमें क्या लेना पड़ेगा, 15। अब 15 के टुकड़े करने हैं, एक तो 1 और 15 हो सकते हैं, और एक 3 और 5, तो यानी कि 1 2 पेयर हो जाएंगे। यही आपसे पूछा था कि 2 नंबर का HCF 10 है, उनका प्रोडक्ट 15 है, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई है तो पेयर बनाना, मल्टीप्लाई में अगर प्लस का साइन होता तो फिर प्लस में पेयर बनाते, और जो भी पेयर बनाओगे वो पेयर हमेशा कैसे होने चाहिए, को प्राइम पेयर्स। याद रखना ये बात, स्पेशली ध्यान रखना, एलसीएम एचसीएफ में जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा को प्राइम पेयर बनाना, क्योंकि अगर को प्राइम नहीं बनाओगे तो जो एचसीएफ है वो बदल जाएगा। तो ये बात स्पेशली नोट रखना, साइन यहां प्लस का हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भी पेयर वाला क्वेश्चन आए तो ऑलवेज मेक को प्राइम पेयर्स। को प्राइम का मतलब जो एक दूसरे, जो मतलब किसी से डिवाइड नहीं होते एक साथ, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2 पेयर। नेक्स्ट, एक आदमी ने 5,000 रुपए की एक मशीन खरीदी और 6,000 की बेच दी, फिर उसने वही मशीन 8,000 की खरीदी और 10,000 की बेच दी, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक तरफ लिख लो कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस। एक चीज पहले 5,000 में खरीदी, 6,000 में सेल कर दी, फिर 8,000 में खरीदी, 10,000 में सेल कर दी, तो टोटल 13,000 रुपए खरीदने में लगाए और 16,000 रुपए बेचने में लगाए, तो 3,000 रुपए की इनकम हुई किस पे, 13,000 पे। 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज आ जाएगी, तो 13 दूनी 26 2, यानी कि ये आ जाएगा 23.08%। 23.08। पूरा डिवाइड मत किया करो, केवल 1 या 2 तक करो, क्योंकि 20 है 23 है, जैसे ही आपका दूसरा डिजिट आएगा आंसर लगा दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल, इवैल्यूएट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया, साइन 25 और साइन 65। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बस यही लगाएंगे हम लोग। अब साइन 25 साइन 65, साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 25,
और यहां पर है cos 25 और cos 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 25। अब ये क्या बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये हो जाएगा sin a माइनस b, यानी कि 25 माइनस 25, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, वही अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin a माइनस b sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, बस इसको चेंज करके, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले ये क्वेश्चन भी आजकल बच्चों आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं निकालना, आपको क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट में से कुछ स्टेटमेंट गलत होती है, कुछ सही होती है, तो आपको वही सही गलत आपसे पूछा जाता है। एक ट्रायंगल है PQR, देखिए एक ट्रायंगल है PQR, इसमें PQ और QR इक्वल है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक पॉइंट ले लिया बीच में O, और OPR और ORP, OPR यानी कि ये और ORP, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही गलत होगी। ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन 1 ठीक है। अब जिस ऑप्शन में ऑप्शन 1 नहीं है वो गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। अब इसमें है 1 और 2 और इसमें है 1 और 3, तो हम 2 को और चेक कर लेते हैं, फिर 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। O इज द सेंट्रॉइड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए O सेंट्रॉइड नहीं होगा क्योंकि तीसरी साइड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरे वाला गलत है, और अगर दूसरा गलत है तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही हमारा आंसर। तो सारी स्टेटमेंट को कई बार पढ़ना नहीं पड़ता, पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि शुरू में गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो पहली और जो ऑप्शन 1 है वो पहले और दूसरे ऑप्शन में ही है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, और दूसरे वाला गलत है तो एक यही ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी स्टिल वाटर में, और पानी की स्पीड है 4.5। एक आदमी किसी स्थान तक जाके वापस आता है टोटल 2 घंटे में, तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा। यानी देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, और टोटल ये होता है टाइम के इक्वल, ठीक है। अब डिस्टेंस तो हमें निकालना है, कॉमन ले लेते हैं, तो 1/a प्लस बी प्लस 1/a माइनस बी इक्वल्स टू 2 घंटे, ये हमें गिवन है। अब दोनों गिवन है ए और ए कौन होती है, स्टिल वाटर की स्पीड को ए मानते हैं और पानी की स्पीड को बी लेते हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन 1/14.5, ठीक है ना। 10 और 4.5 को जोड़ेंगे और ये आ जाएगा 1/5.5 जब माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले तो 0 हटाएंगे, तो यहां पर आ गया 2/11 और ये हो गया 2/29। अब देखिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2d हो जाएगा बाहर, और अंदर होगा 1/29 प्लस 1/11 इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल, और d देखिए जब ऊपर 1 होता है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम होता है 29 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 319 आएगा, और ऊपर आ जाता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 29 और 11 हो गया 40 इक्वल्स टू 1, तो d हमारा क्या आ जाएगा 319/40, तो लगभग 8 से थोड़ा कम होगा, यानी 7.98, क्योंकि 4 8 32 होता है, 320 से थोड़ा कम है, तो 8 से थोड़ा कम होगा आंसर, तो यही डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज आपने देखा कि जो 20 सवाल थे मुश्किल नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चन में सोचने की जरूरत थी। जैसे एक क्वेश्चन बीच में प्रोबेबिलिटी का आ गया, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ गया, ठीक है। कहीं कहीं पर कैलकुलेशन में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, और वैसे आज लेवल 2 का पहला ही पेपर था, तो मैंने थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं। अब धीरे धीरे लेवल 2 में लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, 10 सेट हम टोटल करेंगे और उसके बाद 10 सेट करेंगे लेवल 3, तो इस तरीके से हमारे एग्जाम तक टोटल 35 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और वो करने के बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा बच्चों। लेकिन आप अपनी तरफ से भी डेली के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जो बच्चे का एग्जाम अगले महीने है, अब उनको कोई चैप्टर पढ़ने के अलावा वो ज्यादा फोकस किस पे करें, प्रीवियस ईयर पेपर पे, और साथ में जनरल नॉलेज में
करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये दो चीजों पर भी आप लोग ध्यान दें। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें और डेली के 3 से 4 पेपर आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए लेवल 2 आज से हमने स्टार्ट किया है। आज पहला ही पेपर था तो क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक थे, धीरे धीरे इनका लेवल भी और बढ़ता जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम में 25 में से 25 क्वेश्चन आपको आते हो। यही मेरी कोशिश है, यही हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अभी धीरे धीरे सारे एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, एसएससी के साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो बच्चों आप सब लोग बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाइए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं जो डेली आप लोग टाइम निकाल के और हमारे साथ जुड़ते हैं, उस चीज़ के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। चलिए कल फिर मुलाकात होगी, आज सेशन को यहीं ओवर करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद।